देखो जिस तरह पहले तो आप हेडिंग लगा लिए भाई, ठीक है। आज के लेक्चर में जो थोड़ा सा ये थ्योरी बची है स्टांस बता दूं और बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराने लगेंगे 4.1 4.2। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, मतलब 3D का परिचय पढ़े, उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट बताया कि कोई स्पेस में होगा कोई पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के ऊपर होगा तो कैसे कोऑर्डिनेट भरे जाएंगे, कोई कोऑर्डिनेट किसी प्लेन के ऊपर है अर्थात किसी तल के ऊपर है तो क्या कोऑर्डिनेट भरे जाएंगे, तो पता भाई। अब देखो अष्टांश का मतलब क्या, जरा दिमाग लगाएगा। मैं इस चित्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको सबको दिख रहा होगा, एक्स एक्स डैश दिख रहा, अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश है, 4 चौथांश है, 1 2 3 4, लेकिन अब एंट्री हो गई जेड जेड डैश की, ठीक है भाई। ये इधर की तरफ क्या है, जेड, और नीचे, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे करूंगा भाई, अरे ऐसे करूंगा तभी तो हॉ में होगा, बात समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कहानी क्या है, कुछ ऐसी कहानी हो गई, एक्स एक्स डैश ऐसे चल रहा है, अब देखिए दिखेगा नहीं इसमें आपको, ठीक है, एक्स एक्स डैश ऐसे चल रहा है, ये क्या है, और ये जेड जेड डैश, कुछ नहीं, आप बस ध्यान से सुनना, ठीक है। ऊपर की तरफ इस प्लेन में, ऊपर की तरफ इस प्लेन में, ऊपर की तरफ जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे इस प्लेन में ऊपर की तरफ, उसमें जेड पॉजिटिव होगा। आप समझ नहीं पाए क्योंकि यहाँ जेड है ना, ये नीचे क्या है, ये जेड है, तो ऊपर की तरफ ये चारों चौथांश में 1 2 3 चारों में जेड क्या होगा, 1 के नीचे 5 होता है, नहीं समझ पाए, 1 के नीचे 2 के नीचे, अरे ये दूसरा है ना, ये जिस तरह इसके 4 भाग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, 4 भाग इतना दिख रहा है ना भाई, 1 2 3 4 चतुर्थांश 2D में पढ़े हैं ना 4 क्वाड्रेंट, तो इसी के 4 ऊपर 4 8 हो गए भाई, नहीं समझा, इतना इस तरह याद करिए ना ट्रिक, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 जेड की तरफ होंगे, 4 जेड डैश की तरफ होंगे, तो पहला दूसरा तीसरा तो पता है। अब मैं इधर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आ गया होगा इससे समझ, नहीं आया समझ, अरे तुरंत समझ में आएगा भाई। एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये फोर्थ, नहीं आया समझ, इसे बताइए इसमें कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, प्लस कामा प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें बनाना नहीं भाई, प्लस माइनस, बहुत ध्यान से सुनना। देखो जब 3D की एंट्री होगी बहुत दिमाग से लगाना, तो एक यहाँ पे जरा आभास करेगा जैसे कोई डिल कर दिया गया, बात समझ पा रहे, जैसे डिल कर दिया गया हो, इस मार्के को अंदर डाल दिया गया हो, तो अंदर की तरफ जेड डैश है, बाहर की तरफ जेड है, क्या समझ में आ गया। तो अभी इसकी फील ऐसे आने लगी, देखो ये इसकी फील आने लगी, ये नहीं समझ में आ रहा, ये इधर की तरफ क्या है, जेड डैश, बाहर की तरफ जेड है, क्लियर, बात समझिएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, पहले के पीछे वाला 5वां, दूसरे के पीछे वाला 6वां, तीसरे के पीछे वाला 7वां, चौथे के पीछे वाला 8वां, बात खत्म, नहीं है समझ, आगे समझ, जरा दिमाग लाना, बहुत ध्यान सुना। इधर की तरफ चारों क्वाड्रेंट में जेड पॉजिटिव, अर्थात शुरुआत में एक 3D में यहाँ का चिन्ह प्लस हो गया, इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेंट प्लस प्लस प्लस, यहाँ माइनस प्लस प्लस, इधर की तरफ चारों प्लस, जेड वाला चारों प्लस, नहीं समझ में। तीसरे में बताओ, माइनस माइनस प्लस, इसमें प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान से सुनिएगा, जो उधर वाले चलेंगे इधर की तरफ 4, उसमें जेड का माइनस हो जाएगा, तो 5वें का कोऑर्डिनेट प्लस प्लस माइनस, 5वें का हो गया, 6वें का माइनस प्लस माइनस, 7वें का माइनस माइनस माइनस, 8वें का प्लस माइनस माइनस, याद हो गए। अब भी नहीं समझ में आया, इसका मतलब 4 2D वाले याद करना, उनके पीछे 4 ऑटोमेटिक अपने आप लग गए, एक के पीछे, अरे पहले चौथांश के पीछे 5वां, दूसरे के पीछे, पीछे का मतलब बैक में, बात समझ में आ गया, तीसरे के पीछे 7वां, चौथे के पीछे 8वां। याद कैसे करना है, चारों चौथांश के कोऑर्डिनेट पता है, इधर की तरफ चारों में आगे की तरफ प्लस प्लस का जुड़ेगा, मतलब जेड अच्छा काम करेगा तो प्लस का कोऑर्डिनेट आएगा, इसके पीछे जेड डैश होगा तो फिर चारों में माइनस हो जाएगा। तो चलिए ये समझने के लिए बनाना है, क्या बनाना हो बना लीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं इसमें एंट्री जेड जेड डैश की नहीं करा पाऊंगा, वो उसी में फिगर में आपको समझाऊं। समझ में आ गया अच्छी तरह से, नहीं आया समझ, आ गया, चलो लिख लो फिर, साड़ी बनाओ, अष्टांश लिखेंगे, अष्टांश ठीक है भाई, अष्टांश, ठीक है। आप लेकिन निर्देशांक भी इसी में डाले दे रहा हूं मैं, निर्देशांक। अब सुनिएगा, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। ठीक है भाई, इसमें x का मान, फिर किसका मान चलेगा, y का मान, फिर z का मान चलेगा। ये टेबल बना ले तब तक आप लोग, सब लोग ये टेबल कंप्लीट कर लीजिए। सुनिएगा, बहुत आसान है, बस ध्यान से बस सुनेंगे। इसको यदि बनाना हो तो अपने सहारे के लिए बना लीजिए, क्योंकि 2D का ग्राफ बना 3D इसी से चल जाता है बस। ठीक है, बताइए पहले में x क्या होगा, पहले में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। समझ पा रहे हो, अर्थात शुरुआत के 4/4 में z पॉजिटिव होगा। इस तरह यहां देख ले भाई, शुरुआत के 4/4 में z पॉजिटिव होगा। ट्रिक सुने, शुरुआत के 4/4 में z पॉजिटिव होगा। ये ऊपर वाली सतह है, जस्ट इसकी नीचे वाली सतह में 4 में z नेगेटिव होगा। बाकी आप 2D वाला खेल कर दीजिए, बात खत्म। आप नहीं समझ पाए, ठीक है भाई। अब जरा दिमाग लगाइए, इसमें पहले में, दूसरे में x, अरे दूसरे में x उधर देखो, दूसरे में x नेगेटिव, तीसरे में x माइनस, चौथे में प्लस, फिर ये रिपीट हो जाते हैं। पांचवा फिर यहीं आ गया, अरे पांचवा फिर यहीं आ गया, तो मान फिर रिपीट हो जाते हैं x y के। प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। y का भी देख लीजिए, y का मान भी ऐसे चलता है। y का मान पहले में, दूसरे में प्लस, तीसरे में माइनस, चौथे में माइनस, फिर उसी तरह चलेगा, प्लस माइनस। कोई दिक्कत हो तो फिर एक बार समझा दूं, समझ में नहीं आया। पहले शुरुआत में ऊपर के 4 में सबके आगे प्लस लगा देना, सबके आगे, ये जो 2D वाले हैं 2D में सबके आगे प्लस लगा दो, फिर सबके आगे माइनस लगा दो। नहीं समझे आप, ठीक है। 2D के तो आपको पता नहीं, देखो 2D के, ये ध्यान सुनना, ये 2D के पहले चौथांश में इसके आगे प्लस लगाए, दूसरे चौथांश में आगे प्लस लगा दिए, तीसरे में आगे प्लस लगा दिए, चौथे में आगे प्लस लगा दिए। समझ में नहीं आया, फिर उसी तरह, फिर पांचवा पहला ही समझ के चले, पहले में x y पॉजिटिव, z निगेटिव आने लगेगा, दूसरे में y पॉजिटिव, दूसरे के पीछे सातवां छठवां होता है, दूसरे के पीछे छठवां, तो ये x निगेटिव y पॉजिटिव, बात समझ में आ गया। फिर ये माइनस लग जाएगा, तीसरे के पीछे सातवां होता है, माइनस z माइनस चला जाएगा, फिर ये चौथे के पीछे आठवां होता है तो प्लस माइनस। कुल मिला के 2D में, ध्यान से सुनना, इस 2D में 4 कोऑर्डिनेट हैं, चारों के आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में दर्शाने के लिए सबके आगे प्लस लगा दो, सबके आगे प्लस लगा दो, फिर पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां दर्शाने के लिए सबके आगे माइनस लगा दो, काम खत्म हो गया। अब भी नहीं समझ में आ गया सर, चलो सवाल करते हैं, बस बात खत्म हो गई। देखिए एक्सरसाइज 12.1 NCERT लगाइए लोग। पहला क्वेश्चन सुनो भाई, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, तो उसके y z अक्ष के निर्देशांक क्या होगी। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0, होंगे। अरे नहीं समझ में आया तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में किया भाई। यदि कोई बिंदु x अक्ष पे स्थित है तो उसमें x दिखेगा, y z 0 हो जाएगा, तो y और z अक्ष का निर्देशांक 0 हो गया। लिखेंगे यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक
x 0,0 होंगे। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0,0 होंगे। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो उसके निर्देशांक 0,0,0 होंगे। लिखेंगे अतः y अक्ष तथा z अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। क्वेश्चन खत्म होगा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देंगे, बस 5 मिनट एक्सरसाइज फाइनल हो जाएगी भाई। दूसरा देखें, यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल में स्थित है, ये सब थ्योरी में करा चुके हैं भाई। यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल पे स्थित है तो वाई एच का निर्देशांक क्या होगा? एक्स जेड तल में स्थित है तो एक्स काम करेगा और जेड काम करेगा और वाई 0 होगा। अर्थात यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल पर स्थित है उसका निर्देशांक क्या होगी? एक्स 0 जेड। लिखेंगे यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल पर स्थित है, यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल पर स्थित है, यदि कोई बिंदु एक्स जेड तल पर स्थित है तो उसके निर्देशांक x, 0, z होगा। नीचे लिखेंगे अतः y अक्ष का निर्देशांक 0 होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो 1 नंबर में पूछी जाती हैं परीक्षाओं में भाई। तीसरे सवाल पे आ जाए। उन अष्टांशों के नाम लिखे जिनके बिंदु स्थित है। भाई अष्टांशों के नाम लिखना है, ध्यान सुने। हाँ भाई, इधर सवाल करूंगा तीसरा, उन अष्टांशों के नाम लिखने हैं भाई। देखो एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, जब भी परीक्षा में आप अष्टांश लिखें कृपया 2D बना लें पेंसिल से। फिर ध्यान सुनिए, जब भी अष्टांश को दर्शाएं तब ये पीछे वाला क्वेश्चन आप नहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, हो गया था ना सबको? हाँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो जब भी ये रफ में पेंसिल से बना लें और फिर बाद में क्वेश्चन होने के बाद इसको रेज कर दे रबड़ से। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान सुनना है, कोऑर्डिनेट प्लस प्लस, यहाँ कोऑर्डिनेट, यहाँ कोऑर्डिनेट, माइनस, ये रफ कार है परीक्षा में, माइनस कामा माइनस और ये प्लस कामा माइनस। ये थोड़ा सा एक आइडिया लेने के लिए। अब मुझे बताइएगा कौन सा बिंदु है, बिंदु का नाम बताइए। अरे क्वेश्चन तो देखे 1 2 3। देखो मैं इधर क्वेश्चन कर रहा हूँ भाई, करा 1, 2, 3। देखो 1 2 पहले में चला गया। क्यों पहले में चला गया? क्योंकि लास्ट वाला पकड़ना है आपको। बस लास्ट वाला प्लस है कि माइनस है? प्लस है तो ऊपर की तरफ ही रहेगा, मतलब जेड की तरफ रहेगा, जेड डैश की तरफ नहीं जाएगा। किस अष्टांश में गया? पहले अष्टांश में। तो ये गया पहला अष्टांश। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत मतलब एकदम से सीरियस बात बता रहा हूं। दुनिया के अंदर कोई अष्टांश नहीं होते, सब फर्जी का बेवकूफ़ी भरा धंधा है। इसमें लिखा है तो मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअल में अष्टांश होते नहीं है, एक्सिस का मतलब किसी प्लेन का नाम होता है। तो इसको सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं ना, तो किस प्लेन के ऊपर स्थित है तो हम बोलेंगे ओ, नहीं समझ पा रहे, ओ एक्स वाई, हाँ जेड बाहर की तरफ, ये वाला परत, ये ऊपर वाली सतह। नहीं समझ पाए आप? फिर ध्यान सुनना, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये पहला वाला, बोलो भाई। तो पहला वाला कोऑर्डिनेट है, तो यहां पे कोई कोऑर्डिनेट है स्थित है इसके ऊपर, यहां पे। इसमें कौन सा काम कर रहा है? ओ एक्स वाई जेड, ये नाम है। कोई पहला वाला नहीं होता। क्या पता यार कहां किस ऐसे घूम जाए। तो ये देखा जाए कुछ किताबों में अष्टांश और अष्टांश का चर्चा नहीं, उसने नाम ले लेना सीधा सीधा। कहां स्थित है? ओ एक्स वाई जेड पर। हाँ अगला बिंदु बताओ, एक मिनट। 4 आराम से, 4 -2 3 बताओ। अच्छा कहाँ होगा ये? हाँ ये नहीं चौथे में कहाँ चला गया? आराम से हाँ सही कह रहा हूँ। 4 और ये माइनस है, ये प्लस माइनस है नहीं, हाँ चौथे में गया। लिखेंगे चौथा अष्टांश। अच्छा जरा एक लोग आंसर मिला, ये अष्टांश लिखे कि इस तरह लिखे? लिखे अष्टांश? कुछ किताबों में अष्टांश का कोई जिक्र नहीं है,
सीधा सीधा वो तल लिखता है किस प्लेन के ऊपर स्थित है भाई, मतलब किस एक्सिस के ऊपर है। कहाँ लिखा है, एक्सरसाइज 12.1, हाँ लिखा है उसने। ठीक है भाई, ये चौथा स्टांस हो गया। जरा नाम लीजिए इसके प्लेन का, इस मतलब अक्ष का कौन किस अक्ष में है ये, ओ, आराम से ओ एक्स वाई डैश जेड पर। बात समझा क्या? वो चौथे को रोमन संख्या में लिखे भाई, मैं भी चलिए रोमन संख्या में अगली बार लिखूं। जल्दी जल्दी करिए, 4 -2 -5, जल्दी सोचे जल्दी से। पहले बात तो ये माइनस है, इधर इधर ध्यान सुनना, बात मेरी बात आराम सुनो। ये अंतिम वाला देखते हैं, अंतिम वाला प्लस है कि माइनस, इसका मतलब नीचे वाली सतह में चला गया। जब नीचे वाले में चला गया तो इसको पकड़ो, ये 4 प्लस माइनस इसके ऊपर रहेगा, तो चौथे के पीछे आठवां लिखेंगे। आठवें को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ लिखा तो नहीं, बी के बाद ट्रिपल आई होता ना, हाँ अष्टांश में। हाँ अब बताओ इसको एक्सिस कैसे लिखे, अच्छा कैसे लिखे, ओ एक्स वाई डैश, बहुत अच्छा, जेड डैश। अगला बोले 4 2 -5, जल्दी बताओ कहां स्थित होगा, आराम से। 4 2 प्लस का है ना, तो इसके पीछे, पहले के पीछे पांचवा। नंबर बताइए, ओ एक्स वाई जेड डैश। इसके बाद देखो -4 +2 -5, हाँ ये माइनस प्लस इस यहां चला गया छठवें में। मैंने इतनी बढ़िया आपको ट्रिक बता दी कि मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली भाई, कि होगी प्रॉब्लम। चलिए एक्सिस का भी नाम ले लीजिए, बोलिए जरा आराम से, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। बहुत, इसके नाम लेने से बिल्कुल क्लियर, इसकी लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि कहां पे स्थित है भाई ये पॉइंट, समझा गया? हाँ और कोई सा बिंदु है, जरा पढ़िए क्या है अब आगे, 4 -4 2 5, क्यों भाई -4 2 5, ये टेबल बना लीजिएगा, बनाइए टेबल। ये माइनस है, माइनस के बाद प्लस है, और फिर प्लस है तो दूसरे में ही रहेगा ना भाई, हाँ तो सेकंड में, हाँ नाम लीजिए ओ एक्स डैश वाई जेड। अगला पॉइंट जरा पढ़ दीजिए, किताब नहीं मेरे पास, पढ़ो आराम से। -1 +6, माइनस ये इसके ऊपर आ गया, तीसरे पे, तीसरा स्थांश, इसका नाम होगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। हाँ भाई और बचा कोई, -2 -4 -7, बताओ कहाँ गया, इसके पीछे चला गया, सातवें पे गया भाई, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और कोई बचा, हो गया। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि 2D के सहारे 3D में चले जाएंगे। ये पेंसिल से आप 2 डायमेंशन बनाइएगा और इसी के सहारे आप तुरंत हल कर देंगे। चलिए आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रिक्त स्थानों को भरिए। देखो ऐसे ओवरऑल क्वेश्चन है, मैं कर दूं, किताब की तरफ देखें। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर कौन सा तल बनाते हैं, एक्स वाई तल। बात खत्म हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो, एक्स वाई तल पर एक बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है, एक्स वाई तल पर निर्देशांक का रूप एक्स कामा वाई कामा 0। फोटो होती है एक्स वाई, जेड की जगह 0 की फोटो होती, नहीं आया समझ। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को ये क्या कह रहा है, काबर है कहीं में, वो कह रहा अष्टांश में विभाजित करता है। बात तो सही है, 8 लिखे नहीं, अंतरिक्ष को नहीं 8 भागों में तो विभाजित कर देते भाई, 4 ऊपर 4 नीचे, नहीं समझे आप।
यदि ये पेज को मैं हवा में करूं, इस तरह अंतरिक्ष में करूं, तो इसके 4 भाग नहीं हो गए, 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए। इसकी भाषा क्या लिखी है समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। क्या लिखा है, निर्देशांक तल अंतरिक्ष को 8 अष्टांश में विभाजित करता है। लिखा क्या, जरा पढ़िए, कुछ आंसर देखिए जरा। 8 लिखा, हाँ वो ये क्या मतलब है, कुल मिला के वहाँ 8 भर दिया, 8 भागों में विभाजित करता है, बात खत्म गई। हाँ एक्सरसाइज, अब ठीक ठाक क्वेश्चन है यार, छोड़ो उसको। एक्सरसाइज 12.2 पे आए, लगाइए जल्दी से एक्सरसाइज, इसको भी खत्म करना भाई आज। बोलो, देखें एक्सरसाइज 12.2 पे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करा, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करने। अर्थात एक सवाल कोई कर दो तो बन जाएगा। लिखेंगे दिए गए बिंदु, देखिए बिंदु ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3, 5, बिंदु बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4, 3, 1। हम ये बोलो, लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर, फार्मूला x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल ऑफ स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल ऑफ स्क्वायर। नहीं समझ? अब देखो बहुत ध्यान सुनना, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर 2 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 3 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, z1 माइनस z2 5 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, या ए बी बराबर 2 में 4 गए 2 का वर्ग 4, ये 0 प्लस 4 चौको 16, 16 4 20, 20 का वर्गमूल 2√5। इकाई लिख सकते हैं इसकी, क्योंकि दूरी है, ये दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसमें और कोई सवाल करने की कर लेंगे, कुछ सवाल में जान ही नहीं भाई कि बताने लायक क्वेश्चन ही नहीं। हाँ क्वेश्चन में दूसरा देखें इसको, यही 3D आप अभी कक्षा 12 में आप वेक्टर में पढ़ेंगे, तो इसी सब चीज़ों को हम वेक्टर से सीखने लगेंगे। अभी तो सीधा सीधा फार्मूले लगाने। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 पार्ट हैं, कोई पार्ट कर दूं क्या, बन जाएंगे ना। बिल्कुल, फार्मूला लगाना नहीं आता तो फिर पढ़ना बेकार है भाई 12 में। अब तुम 12 में पहुंच गए, पास हो गए ना भाई आप लोग सब। कोई शंका है क्या? अभी दर्शाइए कि तीनों बिंदु संरेख हैं। लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु -2 3 5, फिर बिंदु बी 1 2 3, फिर बिंदु सी 7 0 -1। बहुत ध्यान से सुनना, देखो सारी मैं इसकी मेथड लिखाए दे रहा हूं। करना क्या है आपको, यदि 3D में कभी भी 3 बिंदु कोलिनियर पॉइंट सिद्ध करना हो तो 2 उपाय हैं आपके पास। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 दिखाएं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 3D में आप नहीं सीखें, क्योंकि वेक्टर मेथड से एरिया निकलेगा। वेक्टर आप यहां तक पढ़े नहीं अभी, तो वो मेथड को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगा। जैसा कि त्रिभुज की यदि बात करूं मैं, यदि ये त्रिभुज बन रहा होगा तो तीनों बिंदु लीनियर नहीं है। करना नहीं आपको, दिए गए बिंदु के बाद आप छोड़ दीजिएगा सब कुछ। यदि ये त्रिभुज बना रहे होंगे बीसी, तो 100% तीनों बिंदु समरेखी नहीं, मतलब कोलिनियर नहीं है, फिर तो नहीं समझे। यदि त्रिभुज बन रहे हैं तो 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से, कुछ लोग कह रहे हैं बराबर होगा, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होगा। यदि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा चला जाए तो 100% ये त्रिभुज बना लेंगे। और यदि 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आ जाए, क्योंकि कारण यदि ABC सीधी रेखा में फंस गए, बहुत ध्यान सुनना, यदि ABC सीधी रेखा में फंस गए तो AB प्लस BC की लंबाई AC की लंबाई के बराबर नहीं बैठ गई। आप समझ नहीं पाए, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा है, इसलिए मैं इसका डायग्राम नहीं खींचूंगा। लेकिन एक बात तो मुझे क्लियर हो गई कि मैं AB ज्ञात करूं और BC ज्ञात करूं और CA ज्ञात करूं,
तो क्या पता दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर चला जाए। दो भुजाओं का योगफल यदि तीसरी भुजा के बराबर चला गया तो 100% सीधी रकम फंस गए। क्योंकि जरा देखिए ए बी प्लस बी सी किसके बराबर बैठ गया, ए सी। ये कब संभव है, जब संरेखी। अजय संरेखी नहीं होंगे तो दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा चला जाएगा, उस स्थिति में त्रिभुज बन जाएगा। अब भी नहीं समझ पाए तो हम करेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, दूरी वाला सूत्र लगा के ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू, समझ में ट्रिक नहीं आई क्या, आ गया समझ। लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू, नाउ ए बी इक्वल टू, चलिए निकालिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 मतलब -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या ए बी बराबर 3 त्रिकाई 9 प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग 4 रूट 14 लिखा रहने इसको। इसी प्रकार बी सी बराबर बी सी, चलिए देखते हैं बी सी। 1 माइनस 7 का वर्ग, 2 माइनस 0 का वर्ग, 3 प्लस 1 का वर्ग, बी सी इक्वल टू, समझने की कोशिश करें। 1 में 7 माइनस 7 के माइनस 6 का वर्ग, 36 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16 रूट कितना बेटा, 36 4 40 56, हाँ 14 चौके 56 2 रूट 14 भाई। अब इसी प्रकार ए सी निकालने, लिखेंगे इसी प्रकार ए सी बराबर, चले सब लोग ए सी याद करें, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाने। देख रहा हूं, ए सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाऊंगा तो -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या ए सी बराबर माइनस का 9 चौको 36 3 त्रिकाई 9 प्लस 36, नहीं गलत हो गया, 81 होगा ना ये तो। हाँ जरा जोड़िए इसको, 100 वर्गमूल सोचो आसपास, 3 रूट 14, 14 गुणे 9, 14 गुणे 9। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से सुनना। देखो एक बात तो क्लियर होगी, बड़ा कौन है, ए सी बड़ा है कि ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा, ए सी। इसका मतलब कि बी बीच में फंस गया, आप समझ नहीं पा रहे, बहुत ध्यान सुनना। ए बी से बड़ा, ए बी से बड़ा, अरे सुनाई नहीं दे रहा, ए बी से बड़ा बी सी, अब बी सी से बड़ा ए सी। इसका मतलब चित्र क्लियर है, ए पहले है, इसके बाद बी है, इसके बाद सी है, और इन दोनों का योगफल ए सी के बराबर बैठ गया। देखिए रूट 14 यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 1 3 रूट 14, 3 रूट 14 तो उधर लिखा नहीं समझ में। इसके मतलब तीनों बिंदु क्या हो गए, हाँ कोलिनियर हो गए। इसके जरा एक लाइन भी बना सकते हैं, इसका मतलब ए पहले है, बी बाद में है, फिर सी है। आप समझ नहीं पाएंगे, बोल क्यों नहीं रहो। अब नीचे रीजन लिख देंगे, क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है, इसलिए ए कामा बी कामा सी संरेख होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन। आराम से आप कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ा दें। समझ में ना आ रहा हो तो एक बार फिर समझें। अब बहुत सारे क्वेश्चन, इसको क्या समझा दें। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखो। हाँ भाई जब हो जाए बताइएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं, लिख लें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख, अभी नहीं हो पाए।
हाँ भाई, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट देखें क्या है। पहला पार्ट कह रहा है सत्यापित कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान, दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। लिखेंगे ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, मतलब वर्टेक्स दिए ट्राइंगल के प्लस 7 है यार। थोड़ा सा जब मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप देख लीजिए कहीं गलत सलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। 1 6 -6, आगे बिंदु सी क्या है, 4 9 -6, 4 9 -6। सुनना, यदि ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कुछ ऐसी इसकी सीन होगी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। यहां कोऑर्डिनेट 0 7 -10, 1 6 -6, 4 9 -6। बहुत ध्यान से सुनना, हम ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी, फिर ऐसा करने के दौरान दो साइडें हमें आपस में इक्वलेट दिखेंगे, दो भुजाएं आपस में, बस दो भुजाएं बराबर दिखेंगे तो मैं कह दूंगा कि एबीसी कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। सवाल खत्म हो जाए। कुल मिला के इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है पूरी एक्सरसाइज में। लिखेंगे, चित्र बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। लिख गया। लिखेंगे नाउ ए बी इक्वल टू, लिखेंगे अब ए बी इक्वल टू, लिखेंगे ए बी इक्वल टू, लगाइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र, 0 -1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 -6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -10 प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, या ए बी इक्वल टू 0 -1 का वर्ग, तो क्या लिखूंगा, 1 का वर्ग 1, 7 -6 1 का वर्ग 1, और ये माइनस का 4 प्लस का 4 चौको 16, √18 आ गया, 3√2। इसी प्रकार BC, लिखेंगे इसी प्रकार BC बराबर इसी प्रकार BC, लिख गया। बताओ BC कितना निकला, B और C, 1 -4 का होल ऑफ स्क्वायर, 6 -9 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 त्रिकाई 9 प्लस 9, ये 0 हो गया, 9 9 18, फिर 3√2 आ गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार AC, हाँ AC भी निकाल लेते हैं। AC निकालूंगा तो 0 -4 का वर्ग, 4 चौको 16, 7 -9 प्लस 4, 10 -6 प्लस 4 चौको 16, 16 16 32, 6 आ गया शायद, यही है ना, 36 आ रहा है शायद, तो 6 आ गया। अब मैं क्या लिखूंगा, चूंकि AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे क्योंकि AB बराबर BC है, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज। लिख डालिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो इसका दूसरा पार्ट देखें, इसका दूसरा पार्ट देखें, तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट, फिर ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, इसका दूसरा पार्ट देखें हम। पूरी से बात लिखेगा, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, ज्ञात है त्रिभुज के शीर्ष, हाँ क्या बेटा, 0 7 10, आगे बोलो, -1 6 6 -4 9। क्वेश्चन पढ़िए, क्या रहा है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष, अर्थात एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। देखो अभी फोटो नहीं बना सकते इसकी,
बोलो। अभी मैं चित्र नहीं बना सकता क्योंकि समकोण त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, और पता नहीं बड़ी भुजा ए बी निकले, बी सी निकले, सी ए निकले। आप मेरी बात नहीं समझ पाए। जो बड़ी भुजा होगा उसके सामने वाला एंगल 90 होगा, तो चित्र अभी से बना के नहीं बैठ सकते कि एबीसी समकोण त्रिभुज कोण भी 90 बना दे। क्या पता कौन सी भुजा बढ़िया है। तो बिना कोई काम किए सबसे पहले इनकी दूरियां ज्ञात करेंगे। नाउ ए बी इक्वल टू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, 0 + 1 का होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर। अब ये मेरी बात आप समझ नहीं पाए क्या? अभी चित्र डायरेक्ट क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सी दूरी बड़ी है सबसे, क्योंकि जो बड़ी होगी भुजा वो कर्ण होगी, और कुछ पता है नहीं भाई कर्ण किसको बनाऊं, तो गलत नहीं हो जाएगा फिगर। नहीं समझ पाए क्या? प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर, या ए बी इक्वल टू 0 1 का वर्ग 1 + 1 10 में 6 गए, 4 चौको 16, 16 2 18। इसको लिखा रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका वर्ग और मूल लेने का। इसी प्रकार बीसी, चलिए इसी प्रकार बीसी ज्ञात करूंगा तो -1 + 4 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर, या BC बराबर 3 का वर्ग 9 + 9 9 9 18 आ गया। इसी प्रकार AC, इसी प्रकार AC, इसी प्रकार AC, बोलो भाई। देखो AC जब चलूंगा, AC जरा निकालिए, 0 + 4 का होल स्क्वायर 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर, या AC इक्वल टू 4 चौको 16 + 4 + 4 चौको 16, 6 आ गया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोलो सबसे बड़ी भुजा कौन हो गई? AC। AC इसका मतलब AC कर्ण हो गया, नहीं समझे? तो एक शीर्ष कौन बचा? B, तो कोण B को 90 होना पड़ा। नहीं समझ पाया, क्योंकि बड़ी भुजा क्या है? AC। जरा दिमाग लगे, इन दोनों का वर्ग, इन दोनों को वर्ग करके जोड़िए, √18 का वर्ग 18, √18 का वर्ग 18, 18 18, इसका वर्ग करिए 36। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगी। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, इसलिए ये समकोण त्रिभुज बन गया भाई। नहीं समझ पाया? अब बताओ, जरा दिमाग लगे, बहुत ध्यान से सुनना। देखो इधर देखना, AC इसको A कर दूं या इसको C कर दूं, मतलब A इधर C, अथवा इधर A या इधर C, एक ही मतलब है। नहीं समझ में आया? लेकिन इसका नाम तो भाई फिक्स है, क्योंकि B रहेगा। क्यों फिक्स है? क्योंकि AC कर्ण है, इसका मतलब कोण भी 90 होना पड़ेगा भाई। आप समझ नहीं पाएंगे, आगे फिर समझाऊं। इधर देख, नाउ AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इसका मतलब √36 का वर्ग बराबर √18 का वर्ग प्लस √18 का वर्ग। मन लगा के देख लीजिए, 36 बराबर 36 नीचे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC, पहले इतना कंप्लीट करो फिर लिखा रहा हूं। नीचे रिपोर्ट लगाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कर्ण AC है, जिसका कर्ण AC है तथा कोण भी समकोण है, जिसका कर्ण AC है तथा कोण भी समकोण है।
तथा कोण बी समकोण। हाँ भाई, इसके तीसरे पार्ट में आ जाते हैं। तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट क्या है? तीसरे सवाल का तीसरा पार्ट, हाँ, ये दिए गए शीर्ष लिखे भाई, -1 2 1, 1 -2 5, सी 4 -7 8, एक शीर्ष की एंट्री और हो गई डे के, अर्थात एक क्वाड्रिलेटरल है जिसे चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं, और इसको सिद्ध करना है कि पैरेललोग्राम है, अर्थात एक समांतर चतुर्भुज है। अब ध्यान से सुनना भाई, देखो एक बात तो क्लियर है, यदि समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन आमने सामने की भुजाओं को बराबर दिखा के ये कहना बेवकूफ़ी भरा कदम होगा कि ये समांतर चतुर्भुज। इसके साथ हाँ, ये डायगोनल की जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है कि नहीं होती? अरे आप किस नशे में है भाई? हाँ भाई, ये ए बी सी डी समझ पा रहे हो? तो ए बी किसके बराबर दिखाएंगे? डी सी के बराबर। थोड़ा सा रुक जाए, बन गया हो इसे ना। और ए डी बी सी के बराबर। तो इतना तो ये कॉन्सेप्ट तो रेक्टेंगल में भी होता है, आयत में भी होता है, लेकिन आयत में डायगोनल विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज में विकर्ण। तो कुछ बच्चे करते क्या है ना कि ये सामने सामने की साइडें बराबर दिखा के सामने वाले को कह देते हैं भाई समांतर चतुर्भुज है, लेकिन यहाँ गलत है थोड़ा सा। हम विकर्ण आपस में क्या दिखाएंगे? नहीं बराबर है, नहीं आया समझ में। हमारा काम है ए बी किसके बराबर दिखाना? ए बी बराबर डी सी दिखाना, फिर ए डी बराबर बी सी दिखाना, फिर ए सी डज नॉट इक्वल बी डी दिखाना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर बना ले चाहिए। नहीं हवा लगी? विकर्ण आपस में क्यों बराबर नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि सामने सामने की भुजाएं बराबर दिखा के कह पाना समांतर चतुर्भुज की पूरी निशानी नहीं भाई। क्या पता है दोनों विकर्ण आपस में बराबर आ जाएं तो समांतर चतुर्भुज क्या है? वो तो क्या बन गया? आयत बन गया। चलिए अब निकालिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र लगा के लिखेंगे। नाउ ए बी इक्वल टू ए बी नाउ ए बी तो ए बी निकालूंगा जब मैं, तो ए बी दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाऊं। -1 का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो गया, -1 -2 का वर्ग 2 + 2 4, 4 चौको 16, 1 - 5 -4, फिर 4 चौको 16, 16 16 32 4 36 6 बैठ गया भाई। इस समझ में नहीं आया क्या? आगे बढ़ाओ। इसी प्रकार डीसी, इसी प्रकार डीसी, चलिए डीसी निकालते हैं। डी और सी, चाहे सी डी निकालो और डीसी निकालो, एक ही मतलब भाई, ठीक है। तो 4 - 2, 4 में 2 गए 2, और 2 का वर्ग 4, फिर -7 + 3, -7 में +3 -4 का वर्ग 4 चौक 16, 8 में 4 गए, फिर 4 चौक 16, फिर 6 आ गया। समझ नहीं पाए क्या? आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा? अतः ए बी बराबर डी सी, फिर लिखेंगे 9। अब ए डी निकालें सब लोग, अब ए डी निकालेंगे। बोलो, चले ए डी निकाले दो बिंदु के बीच की दूरी से। ए डी -1 -2 -3, -3 का वर्ग 9, ए और डी -2 -3 + 3 5, 5 × 5 = 25, और 1 - 3 1 - 4 -3 3 3 ×
9, जरा देखिए कितना आ रहा, 9 9 18 25 √43। इसी प्रकार AD के सामने वाली भुजा BC निकालें, इसी प्रकार BC लिखेंगे, इसी प्रकार BC। इसी प्रकार BC, बोलो। अच्छा, BC दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाओ। 1 - 4 3 त्रिकाई 9, 2 + 7 25, 5 - 8 9, फिर √43 आ गया। अतः AD बराबर BC, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं तो भाई बराबर हो गई। बस अब विकर्ण बराबर नहीं बैठने चाहिए, बस विकर्ण बराबर न हो, सवाल खत्म हो जाएगा। लिखेंगे नाउ, अब कौन सा विकर्ण पहले ज्ञात करूं? AC, हाँ AC दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, A और C। -1 - 4 - 5 25, 2 - 7 9, 9 81 प्लस AC 1 - 8, 1 - 8 फिर 7 49, जोड़ लीजिए यार, 81 49 25 √155। वर्गमूल करने की कोई जरूरत नहीं है, लिखा रहने, समय ना खराब करें। इसी प्रकार BD, इसी प्रकार BD, इसी प्रकार BD, B और D 1 - 2 1 का वर्ग 1, -2 - 3 + 3 1 का वर्ग फिर 1, 5 - 4 1 का वर्ग फिर 1, √7 आ गया। नहीं क्या 3 आ गया, 7 कहाँ से? 3 आ गया भाई, ठीक है ना भाई। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो मैं अतः एक बात लिखूंगा, अतः AC डज नॉट इक्वल BD। कुछ लड़के इसको निकालते नहीं है विकर्ण, विकर्ण जरूर निकालना चाहिए। यदि विकर्ण बराबर हो गए तो आयत बन गया, नहीं आया समझ में, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत को भी दर्शाता है और समानता चतुर्भुज, इसलिए विकर्ण को चेक करना जरूरी है। इतना लिख जाए तो फिर कारण लिखेंगे, क्योंकि चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि चतुर्भुज ABCD में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, किंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, किंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, किंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए किंतु विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। चौथा क्वेश्चन देखें, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ऐसे बिंदुओं के समुच्चय का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो, एक कोई बिंदु स्थित है 3D में, स्पेस में, अंतरिक्ष में, जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। लिखेंगे माना बिंदु P के निर्देशांक, माना बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखेंगे? x, y, z है। अब देखो, दिए गए बिंदु क्या है? बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से सुनना है आपको। बस दिए गए बिंदु A का कोऑर्डिनेट पकड़ना 1 2 3, B का कोऑर्डिनेट पकड़ो भाई 3 2 -1। दिए गए बिंदु 1 2 3, बिंदु B 3 2 -1। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे, इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिंदु P है ना, उस बिंदु P से A की दूरी और B की दूरी आपस में बराबर, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार PA बराबर PB। अब PA और PB दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा के एक समीकरण ले आएंगे, XYZ के पदों में भी आंसर हो जाएगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार PA बराबर PB, प्रश्नानुसार PA बराबर PB,
प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी, नहीं आया समझ? अच्छा पी ए कैसे याद करेंगे जरा बताओ? x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल ऑफ, पी बी बता दीजिए। हाँ पी बी कैसे याद करें? x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल ऑफ। अब दोनों तरफ से रूट कैसे हटाएं? बस यही एक रास्ता है, दोनों तरफ रूट लगाओ, स्क्वायर कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर z माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, कुछ लोग होल ऑफ स्क्वायर खोल कर काटेंगे, मैं डायरेक्ट काटूंगा, दिख नहीं रहा y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर दोनों तरफ है, दोनों उड़ गए एक साथ, नहीं समझे आप? अरे इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे बाद में काटेंगे तो क्या फायदा हो, जो पहले से मर रहा है भाई, नहीं समझे क्या? अब होल ऑफ स्क्वायर खोल दीजिए, अब इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल दे दोनों तरफ, करिए। बोलो हाँ क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2x प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6z, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 2z। देखो यार एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट गया, ये जेड स्क्वायर कट गया। अच्छा 6x को उधर ले जाओ, और बताना 9 से 9 कट गया, और कुछ बचे? खत्म हो गया। 6x उधर ले जाओ तो 4x, क्यों भाई? माइनस का 4z बराबर 0, x माइनस जेड बराबर 0। आंसर देखो, ओ माइनस 8z होगा, माइनस का 8z बराबर 0। 4 कॉमन ले लूंगा, x माइनस का 2z बराबर 0, 4 मना कर देगा 0 से बराबर होना, तो भाई कौन 0 हुआ? x माइनस 2z बराबर 0। आंसर देखिए जरा कितना। अब आज के लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन देखिए, दो दिन की क्लास में 3D समाप्त। अगले चैप्टर में समय लगेगा क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाना है, वो चैप्टर अच्छा है। जिस तरह कोनिक सेक्शन में समय लगे ना, उसी तरह लगभग समय लगेगा लिमिट एंड डेरिवेटिव में, क्योंकि वो कक्षा 12 का बेस बनाएगा चैप्टर आपको। हाँ 5वां क्वेश्चन देखें, पढ़ लेते हैं, फालतू हटा दिए, शायद कुछ डेटा यूज में आ जाता। देखो बिंदुओं P से बने समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है। P कोई कोऑर्डिनेट है जिससे समुच्चय का समीकरण ज्ञात करना है। इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योगफल 10 है। सेम वही फील आ रही है, एक बिंदु A और B का कोऑर्डिनेट दिए, अब P का कोऑर्डिनेट क्या मान लूं? एक्स वाई जेड। तो अब क्या कह रहा है? पी ए प्लस पी बी बराबर 10। तो समीकरण बनाना भाई, इसी तरह का सवाल है, लेकिन हल करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि अभी पी ए प्लस पी बी एक तरफ है ना, अभी तक दोनों तरफ था तो स्क्वायर किए तो काफी चीजें कट गई हैं। अब दोनों रूट एक तरफ है तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अभी सब समझाता हूं, परेशान लिखेंगे। माना बिंदु पी के निर्देशांक, माना बिंदु पी के निर्देशांक, माना बिंदु पी के निर्देशांक x कामा, माना बिंदु P का निर्देशांक x कामा y कामा z है, z है। लिख गया भाई? अब लिखेंगे दिए गए बिंदु A का कोऑर्डिनेट बताओ। 4 0 0। अरे यही कुछ फायदा है कि 2 0 दिए, कैलकुलेशन कम हो गया। हाँ बिंदु B का -4 0 0। अब
बताइए क्वेश्चन की शर्त क्या है कि बिंदु P से दोनों बिंदुओं की दूरियों का योगफल 10 के बराबर है। प्रश्नानुसार PA प्लस PB बराबर 10। प्रश्नानुसार PA प्लस PB, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, बराबर 10। समझ में आ रहा? सुनो, PA कैसे ज्ञात करेंगे? दो बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र लगाएं, x माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर, बाकी y स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। PB क्या होगा? x प्लस 4 का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मेरी बातों को अब आगे बहुत ध्यान से सुनेंगे, पहले इतना कर लीजिए फिर मैं समझा रहा हूं। हो गया? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बताऊं क्या? बोलूं? कभी डायरेक्ट वर्ग ना करें। दो रूट एक तरफ लगे हों तो एक रूट को राइट की तरफ भेजें, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फीलिंग आएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस 2ab होगा, इन दोनों का रूट के अंदर गुणा करना हंगामा मचा देगा। तो नहीं समझे आप लोग? इसका मतलब एक को क्या करें? राइट की तरफ पक्षांतर करके फिर वर्ग करें, तो डायरेक्ट वर्ग नहीं करेंगे। पहली तो बात ये सीखने को मिल गई आज से भाई, लेकिन आप मानोगे नहीं पेपर में, क्योंकि स्टूडेंट को जिसका मतलब जो कॉन्सेप्ट समझाओ, मना करो कि ये नहीं करना, तो भैया इसको तो भाई जरूर करेंगे हम। स्टूडेंट तो हमेशा उल्टा चलता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर सबको नजर आ गया होगा x माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इधर का वर्ग कोई बताएगा? ए स्क्वायर बोले तो 100 प्लस बी स्क्वायर का मतलब x प्लस 4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 20 पूरा अंडर रूट पे मटेरियल है। मुझे ये बताइए, आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा? ये समझ में नहीं आया? ए स्क्वायर 100 बी स्क्वायर पूरा ये रूट हटा माइनस 2ab ए की जगह 10 है तो 10 गुणे 2 20 बी ए पूरा हो गया। सुनो, कुछ तो कट रहा है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, इसका होल हाफ स्क्वायर खोल दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 माइनस 8x, इधर क्या आएगा 100 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस 8x माइनस का 20 अंडर रूट x प्लस 4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्यों? कुछ गलत हुआ क्या मुझसे? बता क्यों नहीं रहे? गलत लिखा है, वर्क नहीं किया। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और 16 से 16 कट गया। समझ में नहीं आया? हाँ क्या समझ? हाँ, ये जरा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, पूरा मटेरियल लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, इसको राइट हैंड साइड मतलब एक तरफ करेंगे। बहुत ध्यान सुनना, ये 8x है और ये 8x है। 8 माइनस का 16x और माइनस का 100 बराबर माइनस का 20 अंडर रूट x प्लस 4 का होल हाफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई? देखो, आपको नजर आ रहा है कुछ? दोनों तरफ से माइनस कट रहा है और दोनों तरफ 4 का भाग जा रहा है। 4 का तो भाग जा रहा है, तो कितना आएगा? 4x प्लस का 25 बराबर 4 का भाग है, इधर 5 आ गया। दोनों तरफ से माइनस भी कट गया भाई। अब क्या करूं? पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर एक बार स्क्वायर आउट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म हो गया। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
4x प्लस 25 का वर्ग, इधर 5 का वर्ग 25, ये क्या बैठ जाएगा x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, एक ब्रैकेट बना लूँ, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप समझ नहीं पाए होंगे, अरे इसका वर्ग 5 का वर्ग 25, इस पूरे का वर्ग होगा तो रूट नहीं हटा देगा, लेकिन ब्रैकेट लगाए नहीं, गलत हो जाएगा। 4 चौको 16x स्क्वायर, 25 का वर्ग 625, 25 गुणे 4 100, अरे 25 गुणे 4 100, 100 गुणे 2 200x, इधर 25 लिखा रहने दो, इधर x स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है भाई, 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x बराबर 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, 25 8, 25 गुणे 8 200, 25 गुणे 8 200x, अरे इसमें तो गुणा ही नहीं किया, अभी कर ले रहा हूँ। 25 जेड स्क्वायर, 16 गुणे 25 400, गुणा गलत हुआ क्या? 25x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर 25 अट्ठे 200, 25 गुणे 16 400, सही। चलो सबको उधर ले जा रहा हूँ, जब सबको उधर ले जाऊंगे 16x स्क्वायर में 25x स्क्वायर में 16x स्क्वायर घटा 9x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये आया भाई, और 200x मर गए, ये कट गए भाई। अब कितना बचा? 625, 400 माइनस 625 माइनस 225, जरा आंसर देखें आप। क्या रहा? सटीक आ रहा? इसके उदाहरण आप करेंगे कल की क्लास में, एक्सरसाइज एनसीईआरटी खत्म, पिछला सवाल कराते हैं 1 2 दिन।